हेलो फ्रेंड्स, विजुलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है वो मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर है। मध्य प्रदेश में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों का एक एक करके हम सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप स्टैटिक और डायनामिक यानी करंट अफेयर्स बेस्ड जो तथ्य हैं उन सभी को अच्छे से समझ सकें। तो आज हमने सबसे चर्चित जो टॉपिक है 2022 का वो हमने लिया है, और आप देखते हैं कि वर्षांत समीक्षा जो आती है उसमें भी आपको ऐसे सभी टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के आर्द्र भूमि स्थल। मध्य प्रदेश के जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वेटलैंड है उनसे हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो आपके वेटलैंड्स की संख्या है, आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या है, वो कितनी है? वो है 4। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 4 जो है हमारे यहाँ पर वेटलैंड्स है टोटल। 2022 के पहले आप जानते होंगे एक ही वेटलैंड हुआ करता था, भोजलैंड, जो कि भोपाल में आता है। मैं आपको चारों वेटलैंड्स के बारे में तिथिवार यानी डेट वाइज सारी चीजें बताता हूं कि वो कब लिस्ट हुए, कब अधिसूचित हुए, वो सब आपको जानना है। सबसे पहले आपको ये जानना है, ये चारों जो स्थल हैं ये रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या हमारी केंद्र सरकार है, उनके द्वारा जो वेटलैंड घोषित किए जाते हैं वो अलग हैं और रामसर साइट अलग है। तो ये चारों जो स्थल हैं ये रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो ईरान में हुआ था और ये 1971 में हुआ था। उसके बारे में भी हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि स्थल है, उनमें पहला आर्द्र भूमि जो स्थल है वो हमारा है भोजलैंड। भोजलैंड जो बना था वो अगस्त 2002 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था, और ये कहां पर आता है? ये भोपाल में आता है। दूसरा जो हमारा वेटलैंड है वो 26 जुलाई 2022 को बना था, यानी रामसर साइट में ये शामिल हुआ था। इसका नाम है शांत सागर, और ये कहां पे आता है? शिवपुरी जिले में आता है। आप जानते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में ये झील आती है। तीसरा है आपका 3 अगस्त 2022 को आपका एक और स्थल जो है वो रामसर साइट में शामिल किया गया था, जिसका नाम है सिरपुर तालाब, और ये कहां पे आता है? इंदौर में। लास्ट जो शामिल हुआ रामसर साइट में स्थल, फोर्थ है और लास्ट है, अंतिम, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 13 अगस्त 2022 को रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था। इसका नाम है यशवंत सागर। यशवंत सागर कहां पे है? इंदौर में। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की रामसर साइट की। आपको मालूम होगा कि आपको जो भी चीजें पढ़ना है वो बहुत प्रमाणित स्रोतों से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है। तो आपसे यहाँ पर पहला भी पूछा जा सकता है, अंतिम भी पूछा जा सकता है। आपसे कब इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। ये सभी बातों को आप याद रखेंगे। यानी इंदौर एक ऐसा शहर हो गया है जहां पर 2 रामसर साइट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज है कि आखिर जो वेटलैंड्स हैं वो होते क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या खास बातें हैं, इनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता आर्द्र भूमि। जैसा कि नाम है, आर्द्र संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्द्र को सरल भाषा में हम कहते हैं एक तरह से नम स्थल, यानी जहां पर नमी ज्यादा रहती है। ऐसे जो स्थल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। एक स्टेगनेंट वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं, यानी जो स्थायी जलीय क्षेत्र होते हैं वो हो सकते हैं। अर्ध स्थायी यानी कि जो थोड़े से बहते हुए हैं पर पूरी तरह से फ्लो में नहीं है, अर्ध स्थायी कह सकते हैं, यानी आप सेमी स्टेगनेंट जो वाटर बॉडीज हैं वो इसमें आते हैं।
एक और प्रकार होता है इनका जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं इनको, जैसे कि सैलाइन वाटर बॉडीज हो सकती हैं, ये कोई झील भी हो सकता है, समुद्र तट किनारे का कोई वेटलैंड हो सकता है। तो जनरली ये कोस्टल एरियाज में होते हैं, तो इनको हम कहते हैं समुद्र तटीय लवणीय आर्द्रभूमि क्षेत्र। तीसरे होते हैं ताजे जल यानी फ्रेश वाटर वाले जो वेटलैंड्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ये तो मानव निर्मित यानी मैन मेड जो आपके डैम्स बनाए जाते हैं वो हो सकते हैं, या कोई नेचुरल लेक है, झील है, वो हो सकता है। फिर आते हैं आपका रिवर ऑफ द माउथ यानी नदी मुहाने के किनारे जो वेटलैंड होते हैं वो हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो टाइडल एरियाज होते हैं वहां पर भी वेटलैंड हो सकते हैं, जहां पर मीठा और खारा पानी दोनों मिलता है। तो ये वेटलैंड का एक सामान्य परिचय है। कुछ देखिए शब्दावली भी आती है इससे रिलेटेड, उस शब्दावली को, उस ग्लॉसरीज को, उस टर्म्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द आता है बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है कि वो आर्द्र स्थल कहलाती है बॉक्स, जहां पर गड्ढे होते हैं गहरे, या कोई पुरानी वाटर बॉडी है, जल संरचना है, वो जब वर्षा का पानी होता है तब वो भर जाता है और वो बन जाता है आर्द्र स्थल। तो उसको हम कहते हैं बॉक्स। क्या कहते हैं? बॉक्स। एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं स्वैम्प्स। स्वैम्प्स तो आप जानते हो, स्वैम्प्स का मतलब होता है एक प्रकार की दलदली क्षेत्र। ये दलदली क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक खारे पानी वाले यानी सैलाइन वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं, और एक फ्रेश वाटर बॉडीज यानी मीठे जल के क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वेटलैंड्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन था कि ताकि आप उस चीज से ठीक तरह से परिचित हो जाए। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामसर जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अब बात आती है कि जो रामसर है वो क्या है। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय कहते हैं। रामसर अभिसमय कब हुआ था? तो आप याद कर लीजिएगा, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, यानी 2 फरवरी 1971। अब 2 फरवरी को चूंकि ये आपका ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसलिए इसकी जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। रामसर अभिसमय आपसे पूछा जा सकता है ये कब लागू हुआ था। तो लागू होने का इसका वर्ष है, आप याद कर लीजिएगा, 1975, यानी 1975 में ये लागू हुई थी अभिसमय। भारत सरकार द्वारा इस पर जो सिग्नेचर किए गए थे वो किए गए थे 1982 में, यानी 1982 में। भारत में जो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है वो बढ़कर के हो गई है 75। आप जान रहे हैं कि हम 75वां अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर ये जो हमारी उपलब्धि है ये काफी बड़ी उपलब्धि है, इसको भी आप याद रखिएगा। रामसर साइट की अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक रामसर साइट किस स्टेट में आते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक रामसर साइट 14 आते हैं आपके तमिलनाडु में। तो ये हुआ हमारा रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़े से जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अब हम एक वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं या हमारे पढ़ने में आया नहीं, यानी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी यानी राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। अब इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब बना, क्या है इसकी संरचना, क्या है इसका गठन वर्ष, क्या है, किस अधिनियम या नियम के तहत इसको बनाया गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है इसका नोटिफाइड कब किया गया था। तो इसको नोटिफाइड किया था 1 जनवरी 2018 में, यानी 1 जनवरी 2018 को इसे अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित किसके तहत किया गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 यानी 2017, यानी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। ये भी आप याद कर लीजिए।
अब आता है इसका जो संरचना है प्राधिकरण की, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो कौन होते हैं। तो चेयरमैन आप याद कर लीजिएगा कि पर्यावरण मंत्री होते हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। वो हमारे वर्तमान में कौन है, हरदीप सिंह डंग जी है ना, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो हरदीप सिंह डंग जो है वो इसके अध्यक्ष हैं और ये वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भी हैं। उपाध्यक्ष यानी इसके जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो कौन होता है, वो मध्य प्रदेश सरकार के जो आपके चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, वो होते हैं, जो वर्तमान में कौन है, इकबाल सिंह बैस। तो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो होते हैं पर्यावरण विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, जो कि वर्तमान में कौन है, प्रतीक हजेला है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद इन तीन के अलावा इसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, यानी पदेन सदस्य होते हैं, उनकी संख्या होती है 11, जो कि विभिन्न विभागों के जो सचिव होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो ये सेशन था मध्य प्रदेश पर्यावरण के संदर्भ में, आपको मालूम होगा कि पाठ्य पुस्तकों में काफी कंफ्यूजन होता है मध्य प्रदेश के फैक्ट्स को लेकर के। जैसे अभी किसी से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, कितने जो है क्रोकोडाइल रिजर्व हैं, या इसी प्रकार से जो अन्य आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो कंजर्वेशन साइट्स हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है न्यूज़पेपर के पढ़ने से, और थोड़ा सा सोर्सेज को जो है आप जब पढ़ते हैं तो सोर्स जरूर आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। मतलब कोई अधिसूचना हो या गजट हो, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर में लोग छाप देते हैं तो नेता जो बोलते हैं वही न्यूज़ वो बना देते हैं, तो उससे कई बार हमको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम एक एक करके आपको नेशनल पार्क पहले हम पढ़ाएंगे, और नेशनल पार्क की जो बारे में आपको जो तथ्य आपके पास होना चाहिए, जो सूचनाएं होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे करीब हमारे 5 से 6 जो वीडियोस हैं वो लगातार एक एक करके मध्य प्रदेश पर्यावरण के बारे में आएंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में जो प्रदूषण की स्थिति है या प्रदूषण को रोकथाम के लिए जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उससे रिलेटेड वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।